चल रहा था तो भाभी जान बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी हैं और गम में भी खुशी का पहलू ही निकाल ही लेती हैं। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिला कर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वो बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती हैं, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई कई खत रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आम तौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे, जो हर रोज़ उन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने उन्हें महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी थीं और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके ख़तों का जवाब दिया करती। इस तरह के नए लिखने वाले न तो गलत फहमियों का शिकार होकर भाग जाएं और न उनकी दिल शिकनी हो। फिर वो शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी, यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी क्या है मशीन मालूम होती थी। उनके ख़त लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही हैं, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज से मुस्कुराई और बोली, अख्तर, इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल के उम्मीदें हैं। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती कि इनमें फूल लगें और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वह तो करना चाहिए। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शिम्मी उनके पास आई। वो बहुत उदास थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। भाभी ने हस्बे आदत उसे बैठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वो कुछ भी न बोली। भाभी जितने इसरार के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ उतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वो कुछ न बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन शिम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी
रोती गई और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के एमए की फ़ीस अदा करनी है और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका है। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती हैं। अब वो भाई के लिए फ़ीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी न था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वो सिर्फ़ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शिम्मी के गाल पर एक चपत लगाई और बोली, पगली, इसमें रोने की क्या बात थी? आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इस तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर शिम्मी के हाथ पर रखकर बोली, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। शिम्मी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, शिम्मी, सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे। जाओ, सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। शिम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। ये चूड़ियाँ वो थीं जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और जिसे रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। चूड़ियाँ देखकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनकी मसरूफ़ियतें और परेशानियां देखकर न मौका मिला और न हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात नहीं की। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। फिर वो बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी के पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूं, या फिर चुप बैठा रहूं। और वो जमीला, जो तुम जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली, अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, ये तो बड़ा जुल्म है तो, लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अम्मी अपनी पसंद से शादी कर लो फिर। तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो फिर। ये भी नहीं कर सकता भाभी। फिर क्या सोचा? शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह, ब्याह करके ले आओ, या मेरे साथ रहेगी? मैं भी अकेली हूँ। उफ, भाभी के ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है या अज़्म व हिम्मत का सुतून, हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाए जाती हैं। खुद अपनी ज़रूरतें और ज़िम्मेदारियां क्या कम है, मगर हिम्मत है और सिर्फ हिम्मत के
سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائے جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کروں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سنولایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھابھی جان کو بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا اور وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھیں اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئی اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگ جاگ رہی تھیں۔ آئیے لفظ معنی کو بھی پڑھ لیں۔ کلیسا، گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ احتجاج، اعتراض، حجت، انکار۔ ملازمت، نوکری، خدمت میں رہنا۔ سراپا، سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی۔ نجات، رہائی، چھٹکارا۔ صلیب، عیسائیوں کا مقدس نشان۔ جبر، ظلم و ستم۔ ملازم، نوکر، خادم۔ ستون، کھمبا۔ عزم، ارادہ، نیت، جمع عزائم۔ عزم واحد ہے اور اس کا جمع عزائم ہے۔ شکریہ۔